कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा तो एक बार चेक करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हिमालय तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिमालय तक कंप्लीट हो चुका हूँ, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। जी बोलो, जो मुझे बताओ देखो जरा क्या। नागालैंड में दिखा रहा, नागालैंड में दिखा रहा हूँ, चेक करा आपने, किसी बुक में करा चेक आपने? अच्छा, मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में ही है, बाकी मैं चेक कर लूंगा एक बार, अगर ऐसी बात है तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में है। कोई नहीं, अगर मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करूंगा भाई, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है। देख लूंगा मैं एक बार, बता दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से वैसे अरुणाचल प्रदेश है, देख लूंगा मैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है चलेंगे। तो जो बात करेंगे आज, मैंने बताया था आपका जो हिमालय वाला क्षेत्र है हमारा, या पूरा भारत का, अगर मैंने जो भौगोलिक क्षेत्र की बात की थी, तो मैंने से हिमालय आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 5 वर्गों में विभाजित किया था। मैंने कहा था कि 5 वर्गों में जो हमारा शामिल होता है, पहला होता है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैंने बताया था उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा मैंने बताया था आपका प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा मैंने बताया था द्वीपीय क्षेत्र, और पांचवा मैंने बताया था जो तटीय क्षेत्र है भारत के। तो ऐसे 5 वर्गों में विभाजित है हमारा ये पूरा का पूरा क्या आपका जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो मैं 2 आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें से एक हमारा हिमालय वाला भाग हो चुका है, जिसमें मैंने ट्रांस हिमालय और हिमालय जो है हमारा मुख्य है उसके बारे में बात की है, और एक मैंने द्वीपीय क्षेत्र के बारे में बात कर दी कि द्वीपीय क्षेत्र भी हमारा हो चुका है। अब उसके बाद यदि आज हमें जो बात करनी है, मैं उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में बात करूंगा, भाई कैसे उनका निर्माण है उसके बारे में देखेंगे हम। अगर टाइम रहा तो मैं कुछ बात आज प्रायद्वीपीय भारत के बारे में भी करूंगा, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो अगर हम बात करेंगे आज उत्तर के विशाल मैदान, हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अगर मैं इस उत्तर के विशाल मैदान की बात करूं कि उत्तर का विशाल जो मैदान है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो उत्तर का विशाल मैदान जो माना जाता है हमारा, वो माना जाता है सिंधु नदी से। कि जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर आपका ये जो फैला हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला, ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ, यहां तक इसे माना जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच की जो चौड़ाई है, तो ये जो चौड़ाई मानी जाती है इसकी, ये चौड़ाई जो है ये 3200 किलोमीटर मानी, ये चौड़ाई जो है ये 3200 किलोमीटर मानी जाती है कि 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है चौड़ाई को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हम ऐसे देखते हैं इसकी, अगर हम ऐसे देखते हैं इसकी गहराई कितनी है कि कहां तक है, नीचे एक साइड में दक्षिण भारत की ओर फैला हुआ, तो दक्षिण की ओर जो फैला हुआ है ये, दक्षिण की ओर कितना फैला हुआ है, तो दक्षिण की ओर फैला हुआ जो है करीब, तो वो फैला हुआ है कितना आपका 150 से लेकर 300 किलोमीटर, 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक ये माना जाता है कि दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण की ओर भी कहां तक चला जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का नीचे वाला भाग है इसका बुंदेलखंड कहा जाता है, या बुंदेलखंड के बाद अगर मैं बात करूं तो जो मिला हुआ है बुंदेलखंड वाला भाग वो कहां से मिल जाता है आपको, मालवा का पठार पड़ता है, मालवा के पठार से मिल जाता है, तो मध्य प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ से लेकर वहां तक फैला हुआ आपका ये पूरा पूरा क्षेत्र माना जाता है। ये जो है आपका यहाँ से लेकर आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा पूरा क्षेत्र फैला हुआ है आपका 150 से 300 किलोमीटर के बीच की इसकी दूरी मानी जाती है, दक्षिण में आपका 150 से 300 किलोमीटर फैला हुआ। अगर मैं बात करूं कि इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता कैसे है, तो इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई, लाई गई
मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, निक्षेप से हुआ है। अगर मैं निक्षेप की बात करूं, शब्द मैंने लिखा है, तो ज्योग्राफी का अध्ययन मतलब होता है इसका जमा करना, जमा करना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो नदियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र से नदियां आती हैं, तो वे नदियां अपने साथ अपर्दन करके लाती है पर्वतीय क्षेत्र से पर्वत श्रृंखला, अपने साथ बहुत सारे पेड़ पौधे तोड़ कर ले आती है, अपने साथ क्या होगी, बहुत सारे जीव जंतु जो है वे मरे हुए आ जाते हैं नदियों में, तो लाकर क्या करते हैं, वो नदियां उन्हें मैदानी क्षेत्र में छोड़ देते हैं। उसका छोड़ने का कारण क्या होता है मैदानी क्षेत्र में नदियों का, जब नदियां क्या होगी पर्वतीय क्षेत्र में होगी, तो पर्वतीय क्षेत्र में ढाल होता है हमेशा, तो ढाल के कारण क्या होता है, जो ढलान होता है उसके कारण जो नदियां होती है वो गति से रहती है पर्वतीय क्षेत्र में, और हमेशा नदियां जो होगी हमारी वो पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे की ओर कटाव करते हैं। मतलब नदियां क्या होगी, विशेषता होती है नदी की कि वो कभी भी पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कभी चौड़ी होकर नहीं बह सकती। जो नदियां है पर्वतीय क्षेत्रों में चौड़ी होकर नहीं बह सकती, बल्कि नीचे की ओर गहराई करके बहेगी, नीचे की ओर कटाव कर देती है, जिससे आपका पर्वतीय क्षेत्रों में आकृतियों का निर्माण होता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में आपका क्या आकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें बोला जाता है आपका गोर्ज या व्यापार घाटी या कैनियन के नाम से जाना जाता है। भौतिक भूगोल में पढ़ाऊंगा भी ये बात मैं। तो ऐसा आकृति बना देती है। तो मैंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में स्पीड या ढलान ज्यादा होने के कारण क्या होता है आपका नीचे की ओर क्या होता है, उसका नीचे की ओर कटाव कर दिया। लेकिन जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश के कारण स्थिति क्या होती है कि उनका जो ढलान है वो कम हो जाता है, और नदियों में जितना भी तलछट वगैरह है, जितना भी वो मतलब अपने साथ बहाकर लाई है, जितनी भी मिट्टी वो अपने साथ बहाकर लाई है, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मैदानी क्षेत्रों में छोड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि अब क्या होगा, उसकी क्षमता ही नहीं है, वो इतनी स्पीड से बह नहीं रही कि वो उसे अपने साथ बहा कर ले जाए, तो इसलिए क्या करना शुरू कर देती है नदियां, वो मैदानी क्षेत्रों में आते ही उस सारे तलछट को या मिट्टी वगैरह जो भी है उसमें उन सभी को छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये विशेषता नदी की होती है, ये विशेषता नदी की होती है कि मैदानी क्षेत्रों में क्या करेगी, वो आकर समतल भाग में क्या करते हैं आपको उसका ढलान कम हो जाता है, जिस कारण वो क्या करती है सभी मिट्टी का या तलछट वगैरह का निक्षेप कर देती है मैदानी क्षेत्रों में या समतल भाग में, जिससे ही क्या हो रहा है मैदानों का निर्माण होता है, जिससे ही मैदानों का निर्माण होता है। मैं लिख रहा हूं यहां कि नदियों की गति, नदियों की गति समतल भाग में धीमी हो जाती है, समतल भाग में धीमी हो जाती है, जिस कारण नदी अपने साथ लाए मलबे को समतल क्षेत्र में छोड़ना शुरू कर देती है, छोड़ना या निक्षेपित करना शुरू कर देती है, निक्षेपित करना शुरू कर देती है, जिससे मैदानों का निर्माण। तो ये स्थिति होती है भाई मैदानों की। मैंने ये कहा है कि गति जो होगी आपकी पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में कम हो जाती है, जिस कारण जितना भी तलछट वगैरह है उनका वो सारा का सारा क्या करती है, वो सारा का सारा छोड़ना शुरू कर देती है नदियां कहां आपका मैदानी क्षेत्रों में और उसी या समतल क्षेत्रों में आकर, जिससे क्या होता है आपका, जिससे आपका मैदानों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है मैंने कहा कि मैदानों का निर्माण होता है। अगर मैं ये कहूं कि जो नदियां है वो नदियों का क्षेत्र कहलाता क्या है, या जो मिट्टी वगैरह लाती है नदियां, उन मिट्टियों को क्या कहा जाता है, तो उनके बारे में हम बात करें। तो मैंने ये बताया है कि जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है हमारा, अगर हम उत्तर में देखते हैं तो सिंधु नदी से लेकर आपका जो फैला हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अगर मैं इसकी गहराई देखता हूँ कि कितना दक्षिण भारत में कहां तक फैला, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कहां तक फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मिलता है कि कहीं पर 150 भी है और आपका 300 किलोमीटर के बीच में। तो 150 से 300 किलोमीटर बताया जाता है कि इतना ये फैला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनका निर्माण कैसा होता है मैदानों का, तो मैदानों का निर्माण किसका होता है आपका, जो नदियां आती है
नदियों के द्वारा लाया गया जो भी मलबा होगा उसके द्वारा जो निक्षेपित कर दिया जाएगा समतल भाग में आकर, उससे मैदानों का निर्माण होता है। यही बात उन्होंने कही है कि नदियों की गति जो होती है वो समतल भाग में धीमी हो जाती है, जिस कारण नदी अपने साथ लाए मलबे को समतल भाग में छोड़ना या निक्षेपित करना शुरू कर देती है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ तक की। अगर मैं बात करूं कि और स्थिति क्या है मैदानों की, अगर हम और स्थिति की बात करें कि और स्थिति क्या है इनकी, तो अगर हम बात करें कि नदियों के द्वारा कैसे क्षेत्र आकर को करे जाते हैं, आपके या नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित है उन मैदानों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों को या मैदानों का वर्गीकरण कि उन्हें कैसे बांटते हैं। तो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों का वर्गीकरण। तो अगर मैं बात करूं तो इसे जो हम बांटते हैं इन्हें 4 क्षेत्रों में बांट देते हैं। इस नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं उन्हें हम 4 क्षेत्रों में बांटते हैं भाई। एक क्षेत्र जो है हमारा, पहला क्षेत्र कहलाता है हमारा भांबर क्षेत्र। पहला क्षेत्र है हमारा भांबर क्षेत्र कहलाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो क्षेत्र है हमारा, दूसरा क्षेत्र कहलाता है हमारा तराई क्षेत्र। मैं बात भी करूंगा अभी क्या है। दूसरा क्षेत्र कहलाता है हमारा तराई क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र कहलाता है हमारा खादर क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र जो कहलाता है हमारा वो कहलाता है आपका बांगर क्षेत्र। तो इन 4 वर्गों में विभाजित होता है जो नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, इन 4 वर्गों में विभाजित है। अगर मैं बात करूं कि ये स्थिति है क्या, कैसे इनका निर्माण होता है 4 वर्ग। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई पर्वत श्रृंखला है, अगर हम बात करें तो हमने देखा कि यहाँ कोई नदियां है, यहाँ से कोई नदियां निकलती हैं, जो नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, ऐसे यहाँ से कोई नदियां निकल रही है, ये कोई नदी है जो निकल रही है यहाँ से, और ये नदी क्या करती है, मैंने कहा जब तक ये पर्वतीय क्षेत्र में है, तब तक तो क्या है इसकी स्पीड या गति इसकी अत्यधिक है, तो अपने साथ जितना भी कटाव करके या अपर्दन करके जो भी चीज है इसमें वो अपने साथ भाग के जाएगी कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में। जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो मैदानी क्षेत्रों में तुरंत इसके बाद की अगर मैं बात करूं जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से करती है तो मैदानी क्षेत्रों में आ गई क्या करती है, अपने साथ जो बड़े कंकड़ पत्थर होंगे उन्हें लाकर यहाँ पे जमा कर देती है, ऐसे जितने भी पत्थर हैं उन्हें यहाँ लाकर कुछ समतल वाला जो भाग होगा वहां पर जमा कर देती है। और ये जो आकृति बनती है इसे जो ज्योग्राफी में कहा जाता है या भौतिक भूगोल में जो जाना जाता है, ऐसे इस आकृति को कहा जाता है आपका जलोढ़ पंख। इस आकृति को कहा जाता है आपका जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। ये 2 नाम इसे दिए जाते हैं। मैंने कहा है कि जब क्या होगा, ये पत्थर हैं, इन पत्थरों का निक्षेपण होगा या पत्थर जो निक्षेपित होंगे, तो ये पत्थर निक्षेपित कहाँ होते हैं। अगर मैं एक नदी का उदाहरण देकर तुम्हें बताऊं, अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूं तो गंगा नदी निकलती है गोमुख से, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऋषिकेश से होते हुए आती है, तो ऋषिकेश से होते आती है हरिद्वार वाले भाग में। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में जब कुछ समतल वाला भाग आ जाता है तो नदियां वहां क्या होगी, जो बड़े पत्थर अपने साथ लाई है उन्हें छोड़ देती है वहां पर। तो जो वो आकृति बनते हैं वहां, जो वो क्षेत्र बनता है वहां पे, उस क्षेत्र को जो कहा जाता है आपका वो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जहां नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है और तुरंत वहीं जब उसकी गति जो होगी वो मंद होगी तो वहां पर लाकर अपने जितने भी बड़े कंकड़ पत्थर लाई है वो वहां पर छोड़ेगी पहले में बड़ों को, और उस क्षेत्र को जो बोला जाएगा वो आपका जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहा जाता है। तो ये आकृति बनती है जलोढ़ पंखों के जलोढ़ शंकु। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें तो उसके बाद इस जलोढ़ पंख के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, और उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला भाग, हम ऊपर वाला भाग देखते हैं, उत्तर का भाग ही अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, और यदि हम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है कुछ मैप की। अगर हम बात करें
तो जो ये ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, तो ये क्षेत्र वो है जहां नदी इनसे कुछ छोटे पत्थर निक्षेपित करते हैं। जैसे गंगा नदी की अगर मैं बात करूं या कोई और नदियां हैं, वो इनसे छोटे जो पत्थर है वो इस उत्तर प्रदेश वाले भाग में यहाँ निक्षेपित करते हैं, यहाँ वाले भाग में। तो ये भाग जो माना जाता है, ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में अगर नदियां कुछ विलुप्त हो जाती हैं, उन पत्थरों के नीचे चली जाती है, तो जिस क्षेत्र में नदी क्या होती है विलुप्त होती है, उनका पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है, कुछ दूरी के बाद फिर ऊपर आ जाएगा, तो वो क्षेत्र जो कहलाता है, वो क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग है, उत्तरी बेल्ट जो है उत्तर प्रदेश की ये वाली, इस उत्तरी क्षेत्र को ही भांबर क्षेत्र कहा जाता है भारत में। इस उत्तरी क्षेत्र को ही भांबर क्षेत्र भारत में बोला गया है, क्योंकि नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, इस क्षेत्र में नदियां कुछ मात्रा में विलुप्त हो जाती है उन पत्थरों के नीचे, जिस कारण ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र ऐसा होता है भांबर क्षेत्र कि इसमें कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। भांबर क्षेत्र जो होगा इसमें कोई भी उत्पादन नहीं होता, नदियां यहाँ विलुप्त अवस्था में मिलती है। ये कहा जाता है कि नदियां पत्थरों के नीचे से होकर बहना शुरू हो जाती है, जिस कारण मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कोई भी उत्पादन नहीं किया जाता, कोई भी कृषि नहीं हो सकती। तो ये स्थिति इस क्षेत्र की होती है, ये स्थिति इस क्षेत्र की होती है। मैंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी बेल्ट वाला भाग है यही क्या कहलाता है, आपका भांबर क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ कुछ बड़े पत्थर होंगे, ये बड़े पत्थर है जहां से नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है इनके नीचे, और यही क्षेत्र जो कहलाता है, यही क्षेत्र कहलाता है आपका भांबर क्षेत्र। यही क्षेत्र क्या कहलाता है, भांबर क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है भांबर क्षेत्र। अगर मैं तुरंत इसी के नीचे बात करूं, उत्तर प्रदेश में अगर मैं इसी के नीचे बात करूं, इसी के नीचे जो बेल्ट है हमारी, इसी के नीचे जो बेल्ट है हमारी, तो ये कहा जाता है कि यहाँ महीन कण जो होंगे, जो महीन कण होंगे मतलब बहुत छोटे कण जो होंगे, जो आपकी नदी के साथ लाए गए हैं, जो कटाव करके लाए गए हैं पर्वतों का, वो महीन कण यहाँ पर छोड़ देती है ये नदी। और इस भांबर क्षेत्र के बाद, वो जो आपका जो भांबर क्षेत्र है, भांबर क्षेत्र के बाद ये नदी यहाँ से आकर यहाँ दृश्य हो जाते हैं, यहाँ दिखती है, दोबारा पुनः फिर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये बताया जाता है कि ये क्षेत्र जो है हमारा ये दलदली क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र माना जाता है। और इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जैव विविधताएं मिलती है, इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जैव विविधताएं मिलती है। और ये वाला जो भाग होगा जहां नदी भांबर क्षेत्र में जब विलुप्त होती है और पुनः दिखती है आपका तराई वाले भाग में, तो ये वाला जो भाग है ये तराई वाला भाग होता है, ये तराई वाला भाग है, ये भाग जो है ये तराई वाला भाग है जहां नदियां पुनः दृश्य हो जाती है। और ये क्षेत्र मैंने कहा उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, और ये माना जाता है कि यहाँ जो जैव विविधता होगी वो अत्यधिक मात्रा में मिलती है, ये स्थिति इस क्षेत्र की मानी जाती है, ये स्थिति इस क्षेत्र की मानी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नदियां यहाँ से बढ़ेगी आगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ नदियों की स्पीड और कम होती चली जाएगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र आ चुका, जितने भी उनके इसके साथ भारी वजन था वो सबसे ऊपर छोड़ दिया, इसे भांबर क्षेत्र कहा गया, जहां नदी आपकी अदृश्य हो जाती है। उसके बाद कुछ छोटे और महीन कण थे वे यहाँ छोड़ दिए, जिसे भांबर क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र कहा गया है। और तो उसके बाद जो नदियों में मिट्टी बची, अब उस मिट्टी को जो निक्षेपित करती है नदी, माने वाले कोई नदी आ रही है तो उस मिट्टी को जो निक्षेपित करेगी नदी, वो अब यहाँ पे, वो अब यहाँ पे निक्षेपित कर देगी, वो ऐसा निक्षेपित करेगी यहाँ पे। तो यही जो क्षेत्र होंगे, जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जो नदी के आसपास की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को कहा जाता है आपका खादर। जो नदी के आसपास की मिट्टी होगी उस मिट्टी को कहा जाता है आपका खादर। और जो नदी से दूर की मिट्टी होगी, जो नदी से दूर की मिट्टी होगी वो क्षेत्र कहलाता है आपका बांगर, वो क्षेत्र कहलाता है आपका बांगर। तो मैंने 4 क्षेत्र के बारे में बात की है, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने कहा है कि नदियों के द्वारा जो निर्मित होते हैं मैदान, उनका जो वर्गीकरण है वो 4 वर्गों में विभाजित होता है, वो 4 वर्गों में विभाजित होता है। पहला है हमारा आपका भांबर क्षेत्र। भांबर क्षेत्र वो क्षेत्र होगा, भांबर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से उतर के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए बड़े कंकड़ पत्थरों को वहां छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गति है वो मंद होगी, क्योंकि उसकी गति मंद हो जाती है। और जो पत्थर लाई है वो अपने साथ बड़े, जिन्होंने निक्षेपित किया है आपका पर्वतीय क्षेत्र से उतरते ही, उनके नीचे से विलुप्त होकर बहना शुरू हो जाती है, उनके नीचे से होकर बहना शुरू हो जाती है। जिस कारण ये कहा जाता है ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां नदी जो होती है आपकी भांबर का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां नदी अदृश्य रूप में बहती है, जहां नदी अदृश्य रूप में बहती है कुछ दूरी तक। इस क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता, इस क्षेत्र में ऐसी कोई जैव विविधता नहीं मिलती क्योंकि पत्थरों के नीचे है नदियां। उसके बाद जहां नदी पुनः निकलती है और पुनः निकलकर जो अपने साथ महीन कण या छोटे पत्थर जो लाई में छोड़ती है, वो क्षेत्र जो कहलाता है हमारा, वो क्षेत्र जहां पुनः निकलती है नदी, वो क्षेत्र कहलाता है हमारा तराई वाला भाग। उसके बाद नदियां और आगे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती है
तो मैदानी क्षेत्रों में जब बढ़ती है तो नदियों में जो जितनी भी मिट्टी है वो नदियां क्या करती है अपने आसपास के क्षेत्र में छोड़ना शुरू कर देती है उस मिट्टी को। तो जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को जो बोला जाता है उसे कहा जाता है आपका खादर क्षेत्र, और जो नदियों से दूर का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को कहा जाता है आपका बांगर क्षेत्र। जो नदियों से दूर का क्षेत्र होगा वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। तो ये चार स्थिति होती है इस नदियों के द्वारा जो बनते हैं मैदान, इन चार स्थितियों में बनते हैं। एक बार बताओ, फिर मैं लिख रहा हूं कि कोई बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार मुझे बता दो, मैं पुनः समझाऊंगा, दोबारा समझा दूंगा। एक बार देख लो, अगर नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं से लिख रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ लिख के कैसी स्थिति है। एक बार ये बताओ समझ में आई है? एक बार बोलो कि इस बात समझ में आई है नहीं आई। और है भाई कोई बताओ एक बार मुझे जल्दी कि समझ में आई है बात या नहीं? बोलो बेटे एक बार। बताओ आया नहीं समझ भाई? दोबारा बताना है क्या? दोबारा बताना है? बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, बताओ। बोलो बेटा एक बार जल्दी बताओ मुझे। बताओ। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार समझ लो ना। कुछ तो ऐसे सलमान एक कर उनके 2-4 दिन पहले भी शादी हुई नहीं, नवी नवी सी बहू हो गया, ऐसा हो रहा कुछ का, मतलब दूर बैठे हो रहा है बात। मतलब एक बार ये लिख दी आ गया समझ में, नहीं आ रही दोबारा बता। ऐसा हो रहा बिल्कुल जैसे कि 2-4 दिन पहले की शादी हुई और अभी 2-4 दिन में लोग जो गाँव घूम के देखना आ रहे को देखा भाई कैसे है, नहीं जो हाल है तब। एक बार देख लो दोबारा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि ये उत्तर प्रदेश वाला भाग है, अगर हम बात करें कि ये उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, ये उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, यहां पर तो कहीं ना कहीं स्थिति मिलती है कि जो मैंने कहा ये उत्तरी बेल्ट जो है, ये उत्तरी बेल्ट जो है, ये वाला जो भाग है ऊपर की साइड का, इतना भी नहीं है, बहुत कम है। ये वाला जो भाग है उत्तर की बेल्ट का, ये वाला क्षेत्र जो है, तो मैंने ये कहा है कि जो नदियां आएगी, जो नदी है इस बांगर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, कि जो नदी है, लिख भी रहा हूं साथ साथ बार, कि जो नदी है, नदियां नदियां अपने साथ अपने साथ लाए अपने साथ लाए बड़े कंकड़ पत्थरों को कंकड़ पत्थरों को पत्थरों को पत्थरों को पर्वतीय क्षेत्र से समतल भाग में आते समय ही समतल भाग में आते ही निक्षेपित कर देती है, निक्षेपित कर देती है, जिससे निक्षेपित कर देते हैं तथा इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त होकर बहना शुरू हो जाती है, विलुप्त होकर बहना शुरू हो जाती है, बहना शुरू
हो जाती है, हो जाती है, उसी क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को भांबर क्षेत्र कहा जाता है, भांबर क्षेत्र कहा जाता, कहा जाता। तो मैंने ये कहा जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से उतरेगी और उतरते ही कहां, जब निक्षेपित करेगी इन कंकड़ पत्थरों को एकदम समतल भाग में, उतरते ही समतल भाग में जो निक्षेपित करेगी, तो उस क्षेत्र में मैंने कहा कि उस क्षेत्र में नदी विलुप्त होकर बहना शुरू होगी, कुछ उन पत्थरों के नीचे से होकर बहना शुरू हो जाएगी, कम कम पानी दिखा था ऊपर की साइड में। वही क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, वही क्षेत्र भांबर क्षेत्र कहलाता है, वही क्षेत्र भांबर क्षेत्र कहलाता है। और अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र में कोई भी उत्पादन नहीं होता, इस क्षेत्र में कोई भी वनस्पति नहीं होती, मैं लिख रहा हूं इस क्षेत्र में कोई भी उत्पादन नहीं होता है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता, कोई उत्पादन नहीं होता, नहीं होता। अगर उदाहरण देकर दिखाऊं तो उदाहरण ये भारत जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, मैंने कहा उत्तरी बेल्ट जो है ये शामिल होती है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी बेल्ट है ये शामिल होती है, ये शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं, ठीक है। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, या आपका आगे चलेंगे आपका लखीमपुर खीरी, या फिर आप उसका आगे बढ़ेंगे आपका जो पड़ता है ऊपर की साइड में क्षेत्र पड़ते हैं हमारे बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये वाले जो क्षेत्र है ये इसी में शामिल हो जाते हैं, ये वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के ये इसी में शामिल हो जाते हैं यहाँ। तो बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ती है नदियां इन क्षेत्रों में आगे, जब छोड़ती है तो कुछ दूरी पे, मैंने कहा कुछ दूरी तक विलुप्त सी या कुछ ही पानी उसका ऊपर रहेगा, नहीं तो विलुप्त होकर बहना शुरू हो जाएगी। तो पथरीला क्षेत्र होता है, पूरा का पूरा पथरीला क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता, तो यही क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, यही क्षेत्र भांबर क्षेत्र कहलाता है, यही क्षेत्र भांबर क्षेत्र कहलाता है। अब तो हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं, ये क्षेत्र कहलाता है भाई आपका भांबर क्षेत्र। उसके बाद अगर मैं तराई क्षेत्र के बारे में बात करूँ कि तराई क्या है, अगर हम तराई क्षेत्र के बारे में बात करें कि तराई क्षेत्र क्या है, तो मैंने ये कहा है तराई क्षेत्र में कि भांबर क्षेत्र के बाद, भांबर क्षेत्र के बाद, क्षेत्र के बाद नदियां, नदियां कुछ महीन कणों को भी, कुछ महीन कणों को भी निक्षेपित कर देती है, निक्षेपित कर देती है, कर देती है, जिस क्षेत्र को निक्षेपित कर देती है, जिस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है, कहा जाता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता मिलती है, इस क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता मिलती, मिलती। भाई जिन बच्चों को नहीं पता जैव विविधता का, तो मैं लिख रहा हूं छोटा सा कि जहां बहुत सारी मात्रा में, ये अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में आपका पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे होंगे या जीव जंतु होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं जैव। जहां अत्यधिक मात्रा में होंगे, बहुत ज्यादा आपकी संख्या में पाया है, वही जैव विविधता कहलाते हैं। तो ये क्षेत्र कहलाता है आपका भांबर क्षेत्र। तुरंत इसी के बाद में कह रहा हूं, उसी के बाद की बेल्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये वाला जो भाग है, तो महीने कण होंगे यहाँ, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा तराई क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, उत्पादन के लिए उत्तरदायी क्षेत्र होता है, उत्पादन के लिए उत्तरदायी क्षेत्र होता है, उत्तरदायी क्षेत्र होता है। तो ये स्थिति होती है, ये स्थिति होती है, ये स्थिति होती है आपकी जो तराई वाला भाग है। देखो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कमेंट करके, दोनों में कोई दिक्कत है क्या नहीं, इन दोनों में एक बार जल्दी बताओ कमेंट करके, बोलो जल्दी मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या, बताओ बेटा जल्दी। ठीक है ना, तो देखिए अभी तो आई, अब लगा कहीं तेला पे भी हाथ को आगे दिन पहले का रखा हुआ दिखा है, ऐसा बता देगा कुछ एक ही बार क्या। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि खादर क्षेत्र क्या होगा, तो खादर क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खादर क्षेत्र का मतलब ये है, खादर क्षेत्र का मतलब ये है कि मैंने ये कहा है कि कोई नदियां बह रही है,
ये कोई नदी है, कोई नदी वाला भाग है, ये रहा। तो ये जो नदी है, जब ये नदी आई, ये नदी आ रही यहाँ से बह रही है, तो बहुत सारे किसान लोग क्या है अपने खेतों में यहाँ से पानी लेते हैं, यहाँ से पानी जाता है किसानों के खेतों में। तो इसके जो आसपास का क्षेत्र होगा, इसके आसपास की जो कृषि होगी, यहाँ जो कृषि होगी, ये क्षेत्र जो होगा, ये कृषि वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ जो आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है, यहाँ जो आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है, जो मिट्टी मिलती है ये वाली, ये भी आसपास का क्षेत्र है इसके, इस नदी के। तो ये मिट्टी जो कहलाती है, यहाँ जो मिट्टी मिलेगी, या जो ये क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका खादर क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, ये क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, खादर क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने कहा नदियों से दूर का क्षेत्र, नदियों से दूर का क्षेत्र, इसके बाद इस खादर के बाद का क्षेत्र, इसका मतलब इस खादर के बाद का क्षेत्र, इसके खादर के बाद का क्षेत्र ये होगा इस साइड में, कि कभी बाढ़ आई होगी तो बाढ़ के कारण नदी का पानी यहाँ तक पहुंचा हो गया, लेकिन 10 साल हो गए यहाँ बाढ़ नहीं आई इस क्षेत्र में, तो नई मिट्टी तो आई नहीं। तो खादर का मतलब है कि नई मिट्टी, जो नई मिट्टी है हर वर्ष आती है बह के किसके साथ, आपके नदियों के साथ, और किसान अपने खेतों में पानी दे लेते हैं यहाँ पे, तो ये मिट्टी यहाँ निक्षेपित हो जाती है इस नदी के आसपास के क्षेत्र में, इस नदी के आसपास के क्षेत्र में। तो जो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है नदियों के आसपास का, वो आपका खादर क्षेत्र कहलाता है। और मैंने ये कहा है कि जो दूर का क्षेत्र होगा, जो जहां कई वर्षों पहले की बाढ़ आई थी और वहां मिट्टी पहुंची थी, वो जो नदियों के द्वारा मिट्टी पहुंची थी, उस बाढ़ के माध्यम से जो मिट्टी पहुंची थी, लेकिन कई वर्षों से बाढ़ नहीं आई, तो जो ये पुरानी हो चुकी है यहाँ मिट्टी, जो ये मिट्टी पुरानी हो चुकी है यहाँ, ये पुरानी हो चुकी है जो मिट्टी, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, जो ये मिट्टी पुरानी हो चुकी है, यही क्षेत्र कहलाता है आपका बांगर क्षेत्र। यही क्षेत्र कहलाता है आपका बांगर क्षेत्र। तो जो दूरी पे है थोड़ा नदियों से, जो नदियों से थोड़ी दूरी पे है वो बांगर क्षेत्र है, और जो नदियों से थोड़ा नजदीक वाला क्षेत्र है, जो नदियों से सटा हुआ क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, जहां प्रतिवर्ष नदी अपने द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो निक्षेपित कर देती है, नई मिट्टी होती है वो हर साल, तो वो क्षेत्र जो कहलाता है आपका, वो क्षेत्र कहलाता है आपका खादर क्षेत्र। और जहां कई वर्षों पहले बाढ़ आई हो, मिट्टी वहां तक नहीं पहुंची हो, और अब नहीं पहुंच रही हो वहां मिट्टी, अब क्योंकि माने तो मैं कह रहा हूँ कि पता लगा बाढ़ ही नहीं आई, तो ऐसी स्थिति कुछ है नहीं, तो यहाँ तक मिट्टी नहीं आ सकती, तो जो दूर का क्षेत्र जो होगा नदियों से, जो दूर का क्षेत्र जो होगा नदियों से, वो क्षेत्र कहलाएगा आपका खादर क्षेत्र, वो क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र, या पुरानी मिट्टी जो होती है वो खादर क्षेत्र की कहलाती है। अब बोलो बेटा, चारों चीज समझ में आई या नहीं? अब बोलो बेटा एक बार, चारों चीज समझ में आ गई या नहीं? बोल दो एक बार। दोबारा बता दूं, मैंने कहा कि खादर क्षेत्र क्या होगा, नदियों के या नदियों से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है, जहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेपण होता है, जहां प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी का निक्षेपण होता है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका खादर क्षेत्र। मैंने कहा है जो नदियों का सटा हुआ क्षेत्र होगा, जो नदियों का सटा हुआ क्षेत्र होगा, नदियों से सटा हुआ क्षेत्र जो होगा, जहां प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी का निक्षेपण होता है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका क्या, वो क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र। और जो नदियों से दूरी का क्षेत्र होगा, जहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो पाता, जहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो पाता, मैंने कहा जो दूर का क्षेत्र होगा नदियों से, जहां प्रतिवर्ष मिट्टी का निक्षेपण नहीं होता, वो क्षेत्र कहलाता है आपका खादर क्षेत्र। जहां पुरानी मिट्टी मिलती है वो क्षेत्र कहलाता है आपका खादर क्षेत्र। बोलो बेटा आगे, आगे समझ में हो गया? चलेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे अगर समझ में आ गया तो। अगर मैं बात करूं तो ये चार क्षेत्र होते हैं जो नदियों के द्वारा जो मैदान बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं, एक भाबर क्षेत्र, एक तराई क्षेत्र, एक खादर क्षेत्र और एक आपका बांगर क्षेत्र। ये चार क्षेत्र होते हैं हमारे जो नदियों के द्वारा मैदान बनते हैं, उसे विभाजित कर जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्षेत्र, एक और नाम लिखा जाता है इसमें, जिसका नाम आता है दोआब क्षेत्र। एक नाम लिखा जाता है जिसका नाम होता है आपका दोआब क्षेत्र। अगर मैं दोआब क्षेत्र की बात करूं कि दोआब क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो दोआब क्षेत्र का मतलब ये है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र, क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या होगी, भाई मैं ये कह रहा हूं कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है तो इसका मतलब सिंचाई का तो बढ़िया व्यवस्था होगी ना भाई, सिंचाई जो है सिंचाई की तो बढ़िया व्यवस्था होगी। तो जब सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था होगी तो ये क्षेत्र क्या होता है, ये भी उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है, उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है, उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है।
उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है, उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है ये भी किसके लिए, उत्पादन के लिए। अब मैं कह क्या रहा हूं, मतलब क्या है इसका, तो इसका अर्थ ये है, इसका तात्पर्य ये है कि मैं ये कहूं अगर कि ये गंगा नदी है, मैंने कहा कि ये गंगा नदी है, ये जो है ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, पानी बह रहा है इससे, और मैंने कह दिया कि यहीं से कहीं ना कहीं एक यमुना नदी भी है जो आपका गंगा में मिल रही है, जो आपका गंगा में मिल रही है, ये यमुना नदी है, यहाँ ये यमुना है, ये यमुना नदी है, तो ये भी ये पानी बह रहा है इसमें, तो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, यही क्षेत्र कहलाता है आपका दोआब क्षेत्र, यही क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, दोआब क्षेत्र कहलाता है, यही क्षेत्र जो कहलाता है हमारा वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। मैंने कहा दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब क्षेत्र होता है, उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो दोआब क्षेत्र में शामिल होते हैं, भारत के बहुत सारे नाम दिए गए हैं दोआब क्षेत्र को, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से दोआब क्षेत्र भारत में पड़ते हैं। तो एक बार ये देख लो कि समझ में आई इतनी बात, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, बात करूंगा मैं, वो बात करूंगा मैं कि भारत के कुछ प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र, भारत के प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र, भारत के प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र कौन कौन से है, अगर हम बात करें कि कितने क्षेत्र भारत के प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र में शामिल होते हैं आपके, तो एक नदी है हमारी जिसका नाम है आपका सिंधु नदी, एक नदी है हमारी सिंधु नदी है, एक नदी है हमारी जिसका नाम आपका क्या, सिंधु नदी। दूसरी जो नदी है हमारी, दूसरी नदी है हमारी सतलज, आपकी झेलम नदी, दूसरी आपकी झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी है। तीसरी जो नदी है हमारी वो आपकी चेनाब नदी, चेनाब नदी। चौथी एक नदी है हमारी जिसका नाम आपका रावी नदी, रावी नदी। पांचवी जो नदी है हमारी वो है आपकी, रावी के बाद आपकी व्यास नदी, व्यास नदी आती है हमारी। और छठी जो हमारी एक नदी है जिसका नाम आपका सतलज नदी, सतलज नदी। तो ये 6 नदियां हैं जिनके बारे में मैंने बात की। पहला मैंने बताया आपका कि पहली नदी सिंधु है हमारी, दूसरी झेलम, तीसरी चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, ये आपकी 5 नदियां हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने कहा कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र होगा कोई, इन दोनों के बीच का क्षेत्र होगा कोई, इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के और इन दोनों के। तो ऐसा वो पूछता है कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं कि जो यहाँ प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करते हैं कि सिंधु और झेलम नदी जो है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उस दोआब को कहा जाता है सिंधु सागर, उस दोआब क्षेत्र को कहा जाता था सिंधु सागर, सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है, सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है उस दोआब क्षेत्र को। अगर मैं बात करूं उसके बाद जो है आपका झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है आपका छाछ, छाछ दोआब क्षेत्र, छाछ दोआब क्षेत्र। तो ये कहलाता है आपका छाछ दोआब क्षेत्र, झेलम और चेनाब के बीच का। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में क्या है आपका, जो चेनाब और रावी है, चेनाब और रावी जो है आपका, चेनाब और रावी जो है इनके बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है रेचना, रेचना दोआब क्षेत्र, रेचना दोआब क्षेत्र, ये पड़ता है आपका चेनाब और रावी के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करूं व्यास और आपका रावी के बीच में जो है, व्यास और रावी के बीच में जो है उसी क्षेत्र का नाम है आपका बारी दोआब क्षेत्र, बारी, बारी दोआब क्षेत्र। और उसके बाद अगर मैं बात करूं व्यास और सतलज के बीच में जो क्षेत्र है, व्यास और सतलज के जो बीच में जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है बिष्ट, बिष्ट क्षेत्र, बिष्ट क्षेत्र वो कहलाता है आपका बिष्ट क्षेत्र। तो ये आपके कुछ प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र भारत में हैं जो आपके मैंने कहा सिंधु या झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इन नदियों के बीच में पड़ते हैं। सिंधु और झेलम के बीच में मैंने बताया सिंधु सागर है, झेलम और चेनाब के बीच में मैंने बताया छाछ है, चेनाब और रावी के बीच में मैंने बताया रेचना दोआब क्षेत्र है, रावी और व्यास के बीच में मैंने बताया बारिश दोआब क्षेत्र है, और आपका व्यास और सतलज के बीच में मैंने बताया आपका वो बिष्ट दोआब क्षेत्र है। तो ये भारत के कुछ प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र है जो दो नदियों के बीच में पड़ते हैं। गंगा यमुना नदी के बीच का दोआब क्षेत्र यही कहलाता है कि गंगा यमुना नदी का दोआब क्षेत्र, और कोई नाम दिया जाता है। तो ये प्रसिद्ध क्षेत्र थे हमारे यहाँ के जो दोआब क्षेत्र में शामिल होते हैं, जो दोआब क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो मैंने जो बताया है आपका कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो इतना ही है, लेकिन अभी उसमें जो मैंने जैसा मिट्टी बताई तो मिट्टी के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें, जब मैं मिट्टी अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं।
मैं वनस्पति पढ़ाऊंगा यहाँ की, तो वनस्पति अलग पढ़ाऊंगा मैं, उत्तर भारत में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, या ये मैदानी क्षेत्र है कौन कौन सी इसमें कृषि होती है, तो वो अलग पढ़ेंगे हम। केवल मैंने इतना बताया कि क्षेत्र कहां से कहां तक था। तो मैंने बताया ये आपका सिंधु नदी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, जो 3200 किलोमीटर के करीब मानी जाती है कि इसकी चौड़ाई है। उसकी गहराई अगर दक्षिण की ओर देखेंगे तो मैंने बताया 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। उसके बाद जो मैंने कहा है कि जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान होते हैं या निर्मित क्षेत्र होते हैं उन्हें आपका 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मैंने बताया भांबर क्षेत्र होता है, दूसरा जो मैंने बताया आपको तराई क्षेत्र होता है, तीसरा जो मैंने बताया आपको होता है आपका जलोढ़, वो सॉरी आपका आपका खादर वाला क्षेत्र, और चौथा जो मैंने बताया आपको बांगर क्षेत्र होता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो मैंने बताया है, ये क्षेत्र जो है हमारे ये 4 वर्गों में विभाजित है, नदियों के द्वारा मैदान निर्मित होते हैं। जलोढ़ वगैरह क्या है, जलोढ़ पंख जो मैंने बताया, जलोढ़ पंख वो अलग बात है, वो तो अलग करती है, उसके बारे में हम अलग ही बात करेंगे। या जलोढ़ मिट्टी जो होती है, वो जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं तब बताऊंगा कौन सी जलोढ़ मिट्टी है, खादर और बांगर में से किसे जलोढ़ कहा जाता है, ठीक है, उनके बारे में जो मिट्टी पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। उसके बाद मैंने ये कहा है कि जो दोआब क्षेत्र होता है, दोआब क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है और उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है क्षेत्र। मैंने बताया कि कैसा, कि गंगा नदी और ये यमुना नदी इसके बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र कहलाता है, ये दोआब क्षेत्र कहलाता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र भी है, जिसमें आपका सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे सिंधु सागर कहा जाता है। झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे छाछ दोआब क्षेत्र कहा जाता है। चेनाब और रावी के बीच का दोआब क्षेत्र जो है उसे आपका दक्षिण दोआब क्षेत्र कहा जाता है। रावी और व्यास के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे आपका बारिश दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है आपका वो विस्त दोआब क्षेत्र कहलाता है, वो विस्त दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखो एक बार अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो पूरे में से कंप्लीट हुआ उत्तर का विशाल मैदान, कोई क्वेश्चन हो तो देख लो। बोलो बेटा एक बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चों को भी? कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? बोलो भाई एक बार अगर कोई दिक्कत होगी बच्चों को। दोआब के बीच में बेटा बहुत सारी चीजें उत्पादित होती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका जो क्षेत्र होगा गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, वहां हमने देखा कि हम नॉर्मली अगर अपनी साइड की बात करें तो गेहूं भी उत्पादित होते हैं, चावल भी उत्पादन हो रहा है हमारे यहाँ। अगर हम बात करूं हमारे यहाँ गन्ना भी उत्पादित हो रहा है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में अगर हम देखेंगे तो संतरे के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर क्षेत्र, या आपका लीची के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर क्षेत्र। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे अगर तो हम लखनऊ की साइड में जाएंगे तो लखनऊ कहीं ना कहीं अमरूदों के लिए भी प्रसिद्ध है आपका, ठीक है, और ये आपका आम के लिए भी प्रसिद्ध मिल जाता है। या आपका इलाहाबाद में भी ऐसा ही आम वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध हो जाता है ये क्षेत्र। या आपका प्रतापगढ़ जो है आपका आमले के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत सारी चीजें उत्पादित होती है। मतलब अधिकतम जो होता है जलोढ़ मिट्टी है, ये बड़ा भाग जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। अधिकतम सारी चीजें उत्पादित हो जाती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अधिकतम सारी चीजें उत्पादित हो जाती है। अगर दाल वगैरह जैसे सरसों वगैरह है हमारी, तो ये क्षेत्र कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करूं मैं अपने क्षेत्र को लेकर, तो जैसा हमारा जो झांसी वाला क्षेत्र है, ललितपुर जो है हमारा, या महोबा जो है, चित्रकूट जो है, दक्षिण भारत वाला जो दक्षिण उत्तर प्रदेश वाला भाग पड़ेगा आपका, ये नीचे वाला जो भाग में बनाकर दिखाता जो नीचे का भाग होगा उस साइड में आपका ये सरसों वगैरह उत्पादित होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जैसे गेहूं का उत्पादन माना जाता है तो गोरखपुर करता है, गोरखपुर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में। तो अधिकतम सभी चीजें उत्पादित होती है। पढ़ेंगे तो मैं जब मिट्टी पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जा रही है और इस मिट्टी में किस चीज का उत्पादन हो सकता है। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे। भाई भारत का हमने सबसे बड़ा ग्लेशियर बता था ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर पड़ता है, ससाइमी ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर पड़ता है काराकोरम श्रेणी में ही है। जो आपका मैंने बताया था सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा स्थल भी माना जाता है और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ससाइमी, ससाइमी ग्लेशियर। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ससाइमी है काराकोरम श्रेणी में। और है कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार। बोलो बेटा एक बार।
और कल के टेस्ट के लिए भी मैं माफी चाहूंगा, जिससे टाइप इसको दिया था उसने, यार मुझे पता नहीं था फोन टू वन का क्या सीन है, किस उसमें लिखे जाते हैं, तो उसने जो टाइप किया उसने मुझे दूसरी भाषा में लिख के भेजा, वो मेरे को समझ में नहीं आया। वो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पर जब खोलोगे तो वहीं हिंदी में आएगा, और लेट भेजा था 6:30 बजे करीब उन्होंने जो टाइप करके भेजा था, इसलिए मैं सब अपलोड ही नहीं करा फिर, इसलिए मैंने उसका अपलोड नहीं करा। मैंने कहा अगले संडे कराएंगे टेस्ट, बस अगले संडे हो। तो वो टाइपिस्ट की वजह से दिक्कत हुई थोड़ी सी, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं थी, टेस्ट में बना चुका था, लेकिन मैंने लेट भेजा मुझे, और अगर वो जो भी पीडीएफ मुझे हिंदी में भेज देते तो तब भी मैं अपलोड कर देता, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं मुझे किस फोन पर भेजा, वो क्या करके भेजा था मेरी समझ में नहीं आया मेरे ऊपर। तो संडे में होगा, अगले संडे का टेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी को हो जाएगा ना सब। तो मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स की जो क्लास होगी अभी आपकी, वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आज रात 7:30 बजे, 7:30 बजे होगी शाम के टाइम में भाई, 7:30 से 8:30 होगी। और कल जो ज्योग्राफी क्लास होगी मैं टाइम टेबल इसी पे भेज दूंगा, एक बार टाइम टेबल में सेट कर दूंगा, मैं उसमें बता दूंगा किस टाइम होगी कल ज्योग्राफी क्लास, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए भाई।